What's up guys? I hope you are doing well. I am वीर, वेलकम टू स्टेलर फैमिली। तो कैसे हो दोस्तों? मैं आशा करता हूँ शानदार तरीके से आप लोग अपनी लाइफ को एंजॉय कर रहे हो, अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान काफी अच्छे से रख रहे हो। तो ये जो वीडियो है ये हर एक एग्जाम के लिए आप लोगों को फायदा पहुंचाने वाली है, चाहे आप लोग इंडिया के अंदर किसी भी एग्जाम की तैयारी क्यों ना कर रहे हो। यहाँ पर यूपीएससी या ईपीएफओ लिखा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं कि बस इन्हीं एग्जाम में फायदा पहुंचाएगी। आप लोगों को ये स्टेट के जितने भी एग्जाम होते हैं उनके अंदर फायदा पहुंचाएगी, और किसी भी एग्जाम की आप लोग तैयारी कर रहे हैं ये एक अच्छा लेवल आप लोग का तैयार कर देगी, ताकि आप लोग उस एग्जाम में जाकर कंफर्टेबल फील करो। बस आप लोग एक छोटा सा काम करना है, जैसे ही स्क्रीन पर आप लोग क्वेश्चन दिखेगा, मेरे आंसर बताने से पहले एक बार खुद से उसको अटेम्प्ट कर देखिए। इससे ये होगा, अगर आप लोग उसको यहीं पर ही एक बार गलत कर लेंगे तो फिर एग्जाम में आप लोग उसको गलत नहीं करेंगे। सही होता है तो अच्छी बात है, गलत हो जाता है तो और भी अच्छी बात है। इसका मतलब ये होगा कि अब एग्जाम में आप लोग उसको याद रखोगे, क्योंकि गलती जो है नॉर्मली इंसान याद रख लेता है। तो इससे काफी अच्छा फायदा आप लोगों को देखने को मिलेगा। और इसी के साथ में वीडियो कंप्लीट होने के बाद में अपना स्कोर जरूर देखा कीजिए कि आप लोगों का स्कोर बढ़ रहा है या घट रहा है। अगर घट रहा है तो थोड़ा सा देखिए कहां पर कमी रह रही है, आप लोगों को उसके ऊपर किस तरीके से काम करना है। और बढ़ रहा है तो फिर अच्छी बात है, और अच्छे से आप लोगों को फोकस देकर आगे बढ़ना है। और वीडियो सुनने के बाद में लगेगा कि पीडीएफ आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम से जाकर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। लिंक वीडियो के नीचे आप लोगों को इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ओके, तो आइए आज का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में बात की जा रही है यहां पर कि कौन सी कंट्री ऐसी है जो कि इजराइल के बॉर्डर को टच नहीं करती है। जी हां, ये ध्यान से रखिएगा क्योंकि कई बार आप लोग कंफ्यूजन हो जाता है। तो नोट पूछा गया है, नहीं करती है। इजराइल के बॉर्डर को कौन सी कंट्री टच नहीं करती है? सीरिया, लेबनान, इराक या फिर इजिप्ट। तो सही आंसर क्या है? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया ओनली 3 और डी में बोला गया ओनली 4। तो कौन सी कंट्री टच नहीं करती है? और काफी लार्ज स्केल पर न्यूज में रहता है ये, तो इसलिए आप लोगों से वैसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आइए एक बार नजर डाल लेते हैं। तो जो सही आंसर है वैसे तो सी है यहाँ पर ये, पर फिर भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये यहाँ पर आप लोगों के सामने हो गया इजराइल। इजराइल का यहाँ पर देखेंगे हो गया पैलेस्तीन। तो पैलेस्तीन में गाजा स्ट्रिप हो गया और ये वेस्ट बैंक हो गया, तो ये तो बिल्कुल अंदर है। इसी के साथ में यहाँ पर ये डेड सी हो गया। डेड सी यहाँ पर अगर आप लोगों से पूछे कौन कौन सी कंट्री टच करती है, तो यहाँ पर पैलेस्तीन टच करता है और जॉर्डन टच करता है और नीचे इजराइल टच करता है। ठीक है, बाकी अगर इजराइल के पोर्शन की बात करें तो एक तो हो गया पैलेस्तीन, जो कि इसका इंटरनल पार्ट एक तरीके से आप लोग बोल सकते हैं। यहाँ पर एक हो गया लेबनान, सीरिया, जॉर्डन और इजिप्ट। तो जो इराक यहां पर दे रखा है ऑप्शन में, तो इराक ऑप्शन में नहीं है। इधर थोड़ा जाएंगे तो आप लोगों को यहां पर ये मेडिटेरेनियन सी भी देखने को मिलेगा, यानी कि इजराइल एक लैंडलॉक कंट्री नहीं है। अगर आप लोगों से पूछे कि कोई इजराइल लैंडलॉक कंट्री है तो ये भी आप लोग कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर क्या है? सही आंसर यहां पर सी, यानी कि इराक। इराक इसको टच नहीं करता है। एक बार आप लोग यहां पर भी देख लीजिए कि लोकेशन इराक की कहां पर है। ये हो गया हमारा प्यारी कंट्री। यहां से अगर आप लोग आएंगे तो ये आप लोग को देखने को मिलेगा, जैसे थोड़ा जूम करेंगे तो इराक यहां पर आप लोग देखते हैं, ये इधर इजराइल हो गया यहां पर, और यहां पर इराक यहां पर ये हो गया। तो बीच में काफी डिस्टेंस आप लोग यहां पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो ये था आप लोग का मैप बेस्ड क्वेश्चन। आइए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहा है ये ANGAN के बारे में। तो इसमें पूछा गया कि कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है, ये आप लोगों को बताना है। पहले बोला गया यहां पर, इसकी फुल फॉर्म आप लोग पढ़ लीजिए एक बार, आर्ग्यूमेंटिंग नेचर बाय ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। तो यानी कि एक यहां पर जो बात की जा रही है किस तरीके से जो ग्रीन अफोर्डेबल नए हैबिटेट की बात की जा रही है, इससे रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट नोट करेक्ट है, ये पूछा गया है। ए में बोला गया है कि ANGAN जो है यहाँ पर, ठीक है, इसके बारे में बोला गया है कि ये एक तरीके से फोकस देता है एनर्जी एफिशिएंट बिल्डिंग सेक्टर के ऊपर। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि जो ऑर्गेनाइज कराया जाता है ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा यहां पर मिलकर GIZ, ये जर्मन कंपनी है जिसके साथ मिलकर यहां पर काम किया जाता है। तो नोट करेक्ट क्या है? ओनली 1, ओनली 2, बोथ 1 and 2, नन ऑफ द अबव। सही आंसर यहां पर इसका है, ये है डी, यानी कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। यहां पर कोई सी भी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है। ठीक है, तो ये आप लोग याद रखिएगा। तो बात की जा रही है यहां पर, ये यहां पर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन एनर्जी इफिशिएंसी इन बिल्डिंग सेक्टर, ये अभी रिसेंटली देखने को मिली। और ये करवाई किसके द्वारा जा रही है? तो कई बार आप लोगों से मिनिस्ट्री जरूर पूछी जाती है, तो मिनिस्ट्री को लेकर आप लोगों के माइंड में कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और कई बार स्टेटमेंट भी आप लोगों से मिनिस्ट्री के नाम से अलग से पूछ ली जाएगी। तो ऑर्गेनाइज कराया गया ब्यूरो ऑफ एनर्जी इफिशिएंसी मिनिस्ट्री ऑफ पावर के द्वारा, कोलैबोरेट किया गया जर्मन टेक्निकल कॉर्पोरेशन के साथ मिलकर, कैसे इफिशिएंटली हम लोग एनर्जी को यूज कर सकते हैं, वो बेसिक यहां पर फोकस है। ओके, आइए अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, यहां पर एक स्कीम के बारे में बात कर रहा है जिसको बोलते हैं मार्केट इंटरवेंशन प्राइस स्कीम। सीधा सीधा मतलब यहां पर यह कि मार्केट में इंटरवेंशन करना है, यानी कि प्राइस को कंट्रोल करने की कोशिश करनी है। ऊपर जा रहा है तो ज्यादा ऊपर नहीं जाना चाहिए, नीचे आ रहा है तो ज्यादा नीचे नहीं आना चाहिए।
करेक्ट स्टेटमेंट क्या है? यहाँ पर ये बोला गया है कि इट इज ए प्राइस सपोर्ट मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट बाई यहाँ पर गवर्नमेंट रिक्वेस्ट की गई थी किसके द्वारा? स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा, यानी कि सेंटर के द्वारा इंप्लीमेंट की जा रही है, स्टेट के द्वारा ये यहाँ पर रिक्वेस्ट की गई थी। गवर्नमेंट प्लान कर रही है प्रोड्यूसर कम से कम यहाँ पर 10 लाख मीट्रिक टन जो एप्पल और ऑरेंजेस है दिस सेशन में, ताकि MISP के थ्रू इसको सेपरेट किया जा सके। तीसरी स्टेटमेंट बोला गया कि डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इंप्लीमेंट करने वाली इस स्कीम को एजेंसी है। सही आंसर क्या है? ए में बोला गया है 1 and 2, बी में बोला गया 1 and 3, सी में बोला गया 2 and 3, डी में बोला गया ऑल ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका ये है इसका बी, यानी कि 1 and 3 सही है और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। जान लेते हैं इसके बारे में। गवर्नमेंट के द्वारा अभी यहाँ पर प्रोसीजर स्टेब्लिश किया गया है। यहाँ पर बोला गया है कि लगभग 12 लाख मीट्रिक टन जो एप्पल है, सेब यानी कि इस सेशन में खरीदे जाएंगे। सबसे पहले तो बात यहाँ पर ऑरेंज की बात नहीं की गई है, ओनली एप्पल की बात की गई है। दूसरा, ये 10 मीट्रिक टन नहीं है, ये 10 लाख मीट्रिक टन नहीं है, यहाँ पर ये 12 है। ठीक है, ये स्टेटमेंट गलत हो गई। दूसरा बात की जा रही है ये जो स्कीम रहेगी ये इंप्लीमेंट की जाएगी और यहाँ पर ये रिक्वेस्ट की गई स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कि ऐसा कुछ हमारी कंट्री में होना चाहिए। तो इससे क्या फोकस रखना है? नेक्स्ट बात काफी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगर 10%, याद रखिएगा 10% अगर इंक्रीज होता है प्रोडक्शन में, या फिर इसी के साथ में कोई इस तरीके से बढ़ने से मतलब प्रोडक्शन बढ़ेगा तो भाव नीचे गिरेगा। इसी के साथ में यहाँ पर कोई प्रॉब्लम ऐसी होती है कि 10% डिक्रीज होता है अगर रेट में किसी भी तरीके से प्रीवियस नॉर्मल ईयर के कंपेयर में, तो तब ये स्कीम यहाँ पर पिक्चर में आएगी, ताकि जो किसान इस पर्टिकुलर फील्ड में मेहनत कर रहे हैं उनको नुकसान न झेलना पड़े। ठीक है, तो डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन इंप्लीमेंट करने वाली इसको एजेंसी है ताकि किसानों को फायदा हो सके। ये था कंप्लीट आंसर, ये था कंप्लीट क्वेश्चन। आंसर हो गया बी। आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है। बात की जा रही है यहाँ पर आसियान इंडिया ट्रेड गुड्स एग्रीमेंट के बारे में। तो यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात नहीं की जा रही है, जहां पर आसियान के साथ में वो 6 कंट्री मिलकर कर रही है, यानी कि 16 वाला है, उसके साथ में कंफ्यूज नहीं करना है। ये आसियान कंट्री जो कि 10 कंट्री है, इंडिया की बात की जा रही है अकेले, तो इसको बोलते हैं आसियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट। तो बोला गया कि ये जो पिक्चर में आया था जनवरी 2005 में इसको इंप्लीमेंट किया गया था। इस पैक्ट के तहत 2 ट्रेडिंग पार्टनर, मान लीजिए यहाँ पर आज बात करने लगे हम लोग वियतनाम के साथ में इंडिया की रिलेशन, तो क्या करेंगे, ड्यूटीज जो भी है उसको, जो भी ड्यूटीज है आज के डेट में मैक्सिमम नंबर ऑफ गुड्स पर उनको कम किया जाएगा, ताकि रीजन में काम करके मिलकर काम कर सकें। यानी कि क्या किया जाएगा, ड्यूटी को एलिमिनेट किया जाएगा, जो भी एक्साइज वगैरह ड्यूटी लगाई जाती है। जिससे क्या होता है, जब एक्साइज ड्यूटी तो हाँ कंट्री में इंटरनल लगती है, कस्टम ड्यूटी अगर लगाई जाती है, यानी कि अगर बाहर से कोई सामान आ रहा है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है, उसके ऊपर जो ड्यूटी लगाई जाती है कस्टम ड्यूटी, तो उसको कम किया जाएगा। और खासकर अगर कंट्री में खुद में अंदर भी सामान आ रहा है तो वहां पर कई बार एक्साइज ड्यूटी लगाकर भी उसको बढ़ा दिया जाता है, तो वो भी यहाँ पर कम करने की कोशिश की जाएगी। जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट की आप लोग बात कर लीजिए, तो काफी लार्ज स्केल पर एक्साइज ड्यूटी लगाते हैं, तो उसको भी कम करने की बात की जाती है। तो उसके चलते यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना है। ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया 1 and 2, डी बोला गया नन ऑफ द अबव। ए बी सी एफ डी सही आंसर इसका क्या है? सही आंसर यहाँ पर इसका बी, सेकंड स्टेटमेंट सही है कि ड्यूटीज को कम किया जाएगा और तब जाकर यहाँ पर सिचुएशन को हैंडल किया जाएगा। बाकी फर्स्ट स्टेटमेंट में जो पिक्चर में आया था 2010 में पिक्चर में आया था, ना कि 2005 में। तो यहाँ पर कोशिश ये रहेगी कि जो ड्यूटीज हैं उसको एलिमिनेट कर दिया जाए, ताकि आराम से वो कंट्री आपस में ट्रेड कर सकें। तो ये है बेसिक इसका टारगेट। एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में। बात की जा रही है फॉल आर्मी वॉर्म के बारे में, काफी न्यूज में है रिसेंटली ये, तो कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है ये बताना आप लोगों को। बोला गया है कि ये जो आप लोगों को यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है एक तरह का कीड़ा है जो कि यहाँ पर खाता है हमारी फसल को, तो उसके बारे में बात की जा रही है। पहली स्टेटमेंट में बोला गया है कि इट इज ए नेटिव ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन ऑफ अमेरिकाज, यानी कि जो अमेरिका का ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन है वहां का ये मूल निवासी है। दूसरा बोला गया फर्स्ट टाइम डिटेक्ट किया गया अमेरिकन कॉन्टिनेंट में 2016 में। तीसरा बोला गया रिपोर्ट किया गया इंडिया में फर्स्ट टाइम कर्नाटका के अंदर। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? ए में बोला गया 1 and 2, बी में बोला गया 2 and 3, सी में बोला गया 1 and 3, डी में बोला गया ओनली 1। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है इसका ये है सी, यानी कि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट सही है। जी हाँ, ये ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, दूसरी स्टेटमेंट में बोला गया कि ये फर्स्ट टाइम कॉन्टिनेंट अमेरिका में देखने को मिला 2016, ये गलत स्टेटमेंट है। अफ्रीका कॉन्टिनेंट में 2016 में इसको देखा गया, इसके बाद में ये स्प्रेड हुआ चाइना, थाईलैंड, मलेशिया और श्रीलंका के अंदर में। बाकी अगर रिसेंट की अभी बात करें, इंडिया में ये स्पोर्ट किया गया फर्स्ट टाइम कर्नाटका में, और विद इन स्पैम ऑफ 6 मंथ, 6 महीने के अंदर अंदर ऑलमोस्ट 50% ऑफ कंट्री में मिजोरम, महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, वेस्ट बंगाल, ये इन सब एरिया में ये फसल को इन्फेक्टेड कर चुका है, यानी कि इसकी वजह से बहुत सारी फसल बर्बाद हो चुकी है। तो ये काफी बड़ा कंसर्न आज के डेट में बन चुका है हमारी कंट्री के लिए। तो क्वेश्चन बनने के चांसेस एग्जाम में काफी ज्यादा हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं।
नेक्स्ट जो क्वेश्चन है यहाँ पर ये बात की जा रही है बेसल कन्वेंशन कंट्रोल ऑफ ट्रांस बाउंड्री मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट एंड देयर डिस्पोजल। मतलब क्या है? मतलब यहाँ पर ये एक तरह का कन्वेंशन है जो यहाँ पर ये बेसिकली फोकस करता है ट्रांस बाउंड्री, एक कंट्री से दूसरी कंट्री के बीच में जो मूवमेंट होता है हजार्ड्स गुड़, यानी कि जो भी खतरनाक तरीके के जो प्रोडक्ट होते हैं उसके इसी इनका जो वेस्ट होता है, ठीक है ना, तो ये जो इनका वेस्ट होता है और इसी के साथ में इनके डिस्पोजल की बात की जाती है। तो बोला गया कि ये पिक्चर में आया 5 मई 1995 में। दूसरा बोला गया कि ये इंटरनेशनल ट्रीटी है जो कि एक तरीके से रिड्यूस करती है मूवमेंट ऑफ हजार्ड्स वेस्ट बिटवीन द नेशन, स्पेसिफिकली टू प्रिवेंट द ट्रांसफर ऑफ हजार्ड्स वेस्ट फ्रॉम डेवलप्ड कंट्री से लेस डेवलप्ड कंट्री। होता क्या है बेसिकली? अच्छा ये बताइए पहले आंसर क्या है यहाँ पर? ए में बोला गया ओनली 1, बी में बोला गया ओनली 2, सी में बोला गया बोथ 1 एंड 2, डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो जो सही आंसर है यहाँ पर इसका वो है बी, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट सही है, फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। क्योंकि जब फर्स्ट टाइम यहाँ पर ये पिक्चर में आया तो यहाँ पर पिक्चर में आया यहाँ पर ये साइन, ये यहाँ पर 22 मई 1989 में यहाँ पर इसको ओपन किया गया, एंटर फोर्स हुआ ये 5 मई 1992 में, ठीक है। और पार्टी जो है 187 है जिनके द्वारा यहाँ पर इसको रेक्टिफाई कर दिया गया है। बेसिकली फंडा क्या है? फंडा यहाँ पर ये है, अगर आज के डेट में आप लोग काउंट करके चलते हैं तो वो ये है कि बेसल नॉर्म जो है बेसिकली क्या होता है, डेवलप कंट्री अपने वहां पर अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट करती है और फिर वहां का जो प्रोडक्ट होता है वो यहाँ पर कई बार क्या होता है उसका वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो जो डेवलपिंग कंट्री है उनको भेज देती है, या फिर लीस्ट डेवलप कंट्री है, ठीक है। बिल्कुल ऐसे आप लोग बोल सकते हैं हमारी कंट्री में जो न्यूज़पेपर छापे जाते हैं तो काफी वेस्टर्न कंट्री से उनका वेस्ट आता है और उसको यूज कर हम लोग यहाँ पर उनका प्रोडक्ट बनाते हैं। तो ये कई बार देखने को मिलता है, हालांकि आज के डेट में इसको कम करते जा रहे हैं पर लेकिन काफी लार्ज स्केल तक ये चीजें चलती हुई आप लोगों को नजर आती हैं। तो उसको कैसे रोका जा सके उसके ऊपर फोकस था। ये यहाँ पर जो रेडियो एक्टिव जो मटेरियल होता है उसको कवर नहीं करता है, ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन भी कई बार स्टेटमेंट की फॉर्म में दे दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन, आगे चलता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर बात कर रहे हैं सरदार सरोवर डैम के बारे में, रिसेंटली काफी न्यूज में है, इसके बारे में क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। सबसे पहले बात की जा रही है यहां पर सरदार सरोवर डैम, यहां पर नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल के द्वारा यहां पर फाइनल अवार्ड दिया गया था गुजरात मध्य प्रदेश के लिए 1979 में, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया कि पावर जनरेशन इस डैम के थ्रू शेयर की जाती है दो राज्य में, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में। तो सही आंसर यहां पर क्या है ये बताना है। ए में बोला गया 1 ओनली, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 1 एंड 2 और डी में बोला गया नन ऑफ द अबव। तो यहाँ पर ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए यहाँ पर पहले अगर आप लोग बात करें दोनों स्टेटमेंट में ही कंट्रोवर्सी है। पहले बोला गया कि यहाँ पर नर्मदा के लिए जो डिस्प्यूट था उसके नाम पर यहाँ पर ये ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया मध्य प्रदेश और गुजरात के अंदर में, और दूसरे बोला कि यहाँ पर जो ये पानी शेयर करता है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में शेयर करता है। तो इनमें से वैसे आप लोग एक स्टेटमेंट को करेक्ट और एक को गलत बता सकते हैं, ठीक है। तो आंसर जो सही है यहाँ पर वो है इसका ए, यानी कि फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही हो गया और सेकंड स्टेटमेंट यहां पर गलत है। रीजन क्या है? नर्मदा रिवर के ऊपर बनाया गया सरदार सरोवर डैम, क्वेश्चन डायरेक्ट बन सकता है। तो यहां पर ट्रिब्यूनल का डिसीजन आया कि हाँ वो सही है अपनी जगह। सेकंड जो डैम जो यहां पर सेकंड बिगेस्ट डैम है हमारी कंट्री में, जो कि थर्ड हाईएस्ट कंक्रीट डैम के नाम से भी जाना जाता है। पावर जनरेशन की जब बात करते हैं ये शेयर करता है 3 राज्य के बीच में, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। बाकी अगर इरिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इसका ये माना जाता है कि राजस्थान तक भी इसका फायदा पहुंचता है, ठीक है। वैसे 3 राज्य ये मेन है जिनका नाम आप लोग जरूर याद रखिएगा। ये रिसेंटली अभी न्यूज में, क्योंकि इसकी वजह से मध्य प्रदेश के कई सारे एरिया में बाढ़ आ चुकी है और लोग अपनी एक जगह को छोड़कर दूसरी जगह पर जाने के लिए मजबूर हो गए हैं उस पर्टिकुलर रीजन में। तो इसलिए काफी न्यूज में है, तो क्वेश्चन बनने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। ओके, आगे बढ़ता हूं। ये क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा जा चुका है, तो ऐसे क्वेश्चन भी यूपीएससी आप लोगों से डायरेक्ट पूछ लेती है। बोला जा रहा है कि कौन सा पेयर है यहाँ पर जो इंडिकेट करता है ईस्ट मोस्ट और वेस्ट मोस्ट स्टेट हमारी कंट्री के, यानी कि सबसे ज्यादा ईस्ट में कौन सा राज्य है और सबसे ज्यादा वेस्ट में कौन सा राज्य है। ए में बोला गया आसाम एंड राजस्थान, बी में बोला गया अरुणाचल प्रदेश और राजस्थान, सी में बोला गया आसाम एंड गुजरात, डी में बोला गया अरुणाचल प्रदेश एंड गुजरात। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। तो सही आंसर देखिए, पहले अपना आंसर देना है उसके बाद में आप लोग को देखना है, तभी इसका फायदा है, ठीक है। जैसे आप लोग टेस्ट अटेम्प्ट करते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप लोग को लेकर चलना है एग्जाम में जैसे अटेम्प्ट करते हैं। तो सही आंसर क्या है यहाँ पर इसका? सही आंसर यहाँ पर इसका डी। अरुणाचल प्रदेश आप लोग को ईस्ट मोस्ट रीजन देखने को मिलेगा और गुजरात में आप लोग को वेस्ट मोस्ट रीजन देखने को मिलेगा। तो ये अगर आप लोग इंडिया का मैप अगर ध्यान से आप लोग देख पाते हैं तो आप लोग इसका आंसर दे पाएंगे। यहाँ पर भी आप लोग देखते हैं ये पर्टिकुलर देखिए, यहाँ पर ये हो गया, इस साइड में सबसे लास्ट में गुजरात हो गया और इस साइड में अगर आप लोग चलेंगे तो सबसे लास्ट में अरुणाचल प्रदेश हो गया। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को आप लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं, तो कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया यहाँ पर? आंसर हो गया इसका डी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी यूपीएससी में पूछा जा चुका है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन बड़ी फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो थोड़ा सा ध्यान से सुना कीजिए। बात की जा रही है यहाँ पर नेशनल पार्क के बारे में, जो यूनिक नेशनल पार्क है यहाँ पर, जो कि एक फ्लोटिंग वेजिटेशन यहाँ पर देखने को मिलती है और ये सपोर्ट करता है रिच बायोडायवर्सिटी। तो क्या है इसका नाम? पहला बोला गया यहाँ पर यह है भितकर्णिका नेशनल पार्क, दूसरा बोला गया यहाँ पर यह है केबुल लैम्जो नेशनल पार्क, तीसरा बोला गया है
ये है यहाँ पर कैलेडियो, ठीक है ना, तो केवलदेव के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। ये घाना नेशनल पार्क। चौथा बोला गया सुल्तानपुर नेशनल पार्क। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर है यहाँ पर इसका बी, यानी कि इसका नाम है यहाँ पर केबुल लैमजो नेशनल पार्क। लोकेटेड कहां पर है? मणिपुर के अंदर, नॉर्थ ईस्ट में। इसी के साथ में यहाँ पर ये लोकतक जो लेक आप लोगों को देखने को मिलती है मणिपुर के अंदर में, उसका पार्ट भी है ये। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये फ्लोटिंग नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है और इट इज ओनली पार्क इन द वर्ल्ड जो फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और मणिपुर में यहाँ पर लोकेटेड है। तो इसलिए भी ये काफी इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हमारी कंट्री में माना जाता है, ठीक है। तो ये आप लोग याद रख सकते हैं। वैसे नेशनल पार्क के ऊपर आप लोगों की सारी वीडियो कवर की जा चुकी है कि कौन सा नेशनल पार्क कहां पे पड़ता है, तो प्लेलिस्ट वीडियो के नीचे मिल जाएगी, वो भी आप लोग रिवीजन कर सकते हैं क्योंकि क्वेश्चन कई बार पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा जा चुका है। यहां पर बात की जा रही है इंपैक्ट के बारे में। नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन युक्त फर्टिलाइजर जो मिलाया जाता है एग्रीकल्चर के टाइम पर, उसके बारे में बात की जा रही है। कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? पहली में बोला गया कि प्लोरिफरेशन ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सॉइल कैन ओकर। दूसरी स्टेटमेंट बोला गया है इंक्रीज इन द एसिडिटी ऑफ सॉइल कैन टेक प्लेस। तीसरे बोला गया यहाँ पर ये बोला गया लिक्चिंग ऑफ द नाइट्रोजन वो नाइट्रेट टू द ग्राउंड वाटर कैन ओकर। ये एक तरीके से जो यहाँ पर लीचिंग की बात की जाती है, तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट कई बार कॉन्सेप्ट यहाँ पर न्यूज में रहता है, तो इसके बारे में जान लेंगे पूरा। तो सी आंसर बताइए पहले आप लोग। ए में बोला गया 1 and 3, बी में बोला गया 2 ओनली, सी में बोला गया 2 and 3 और डी में बोला गया 1 2 3। सही आंसर क्या है? ए बी सी एफ डी। सही आंसर यहाँ पर इसका सी, यानी कि सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। ये एक एब्रप्ट स्टेटमेंट यहाँ पर दे रखी है। बेसिकली ऐसा कुछ देखने को नहीं मिलता है। नाइट्रोजन बेसिकली दी इसीलिए जाती है ताकि एग्रीकल्चर को फायदा पहुंच सके, ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं देखने को मिलता वहां पर, ऐसा प्लोरिफरेशन होता है और ऐसा कुछ होता है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट जो यहाँ पर ये सही है। एसिडिक नेचर यहाँ पर ये वेल नोन फैक्ट है, नाइट्रोजन के बढ़ने से एसिडिक नेचर बढ़ता है। तीसरा जो बोला गया इसकी स्टेटमेंट में यहाँ पर सही बात यह है कि देखिए अगर जो नाइट्रोजन यहाँ पर फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो वो पहले ब्रेक होता है नाइट्रेट में ब्रेक होता है, फिर वो सॉइल के अंदर जाता है और ये वाटर सोलेबल है। इसी के साथ में जब वाटर के साथ में जाता है तो ये ग्राउंड वाटर तक पहुंचने के इसके चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि वाटर सोलेबल है, तो इसलिए हो सकता है कि काफी अंदर तक पानी के अंदर ये चला जाए, तो इसके भी चांसेस यहाँ पर रहते हैं। तो इसलिए ये कई बार बात देखने को मिलती है, ठीक है। तो सेकंड और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ये था टोटल आज का डिस्कशन। अगर आप लोगों ने इसको एंजॉय किया अच्छे से और इस लेक्चर की पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। कई बार आप लोगों को नोटिफिकेशन नहीं मिलते हैं तो भी आप लोग टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए ताकि इमीडिएटली आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाए। इसी के साथ में आप लोग मेरे साथ कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर। ये सारे लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में जो कि होगा हमारा द हिंदू न्यूज़पेपर का। तब तक के लिए बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग और हाँ अगेन ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू जो भी यहाँ पर एग्जाम देने जा रहे हैं और मन लगाकर अच्छे से एग्जाम देना। तो थैंक्स अ लॉट फॉर लिसनिंग। जय हिंद।